न्यू ब्राइट वे में आप सभी का स्वागत है। न्यू ब्राइट वे में आज हम आपको मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम हिंदी में क्षेत्रमिति और इंग्लिश में मेंसुरेशन के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई भी प्लाट ले रहा है या मकान बना रहा है तो उसका कितना क्षेत्रफल है, या कोई खेती बाड़ी करता है अपनी फार्मिंग, तो उसमें एरियाज वगैरह उसके निकालने रहते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना रहता है। या कोई भी 3D आकृतियां हैं जिसका किसी का आयतन लेना है, बैलून निकालना है, या वृत्त है तो उसकी सर्किल कितनी है या उसका डायमीटर कितना है, तो इन सब चीज़ों का एक विधिवत अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत क्षेत्रमिति में हम लोग मेन इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा क्षेत्रमिति है मेंसुरेशन, इसको दो मुख्य पार्ट में हमें विभाजित करना है और उसी को विभाजित करके हम लोग पढ़ते हैं। तो मेंसुरेशन में दो पार्ट पहले आपके बन जाते हैं। जो पहला पार्ट बनता है वो आपका मेंसुरेशन फर्स्ट। तो ये आपका मेंसुरेशन फर्स्ट यानी क्षेत्रमिति नंबर 1, और दूसरा बनता है मेंसुरेशन सेकेंड। मेंसुरेशन सेकेंड इस तरीके से इसको आप दो पार्टीशन में करके यदि पढ़ेंगे तो इसे समझना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए इसको क्लासीफाई कर दिया है। अब मेंसुरेशन फर्स्ट में मेनली आपको क्या निकालना है, तो इसमें मुख्य रूप से जो आपको फाइंड आउट करना रहता है तो नंबर 1 उनके क्षेत्रफल निकालना रहता है। जो भी आकृति लेंगे उसका क्षेत्रफल मतलब उसके एरिया, ये निकालना रहेगा। और दूसरा उनकी परिधि वगैरह, परिधि ये आपको कैलकुलेट करनी रहती है। सरकमफेरेंस और इसको थोड़ा और इजी वे में कहें तो यहाँ पे 2D चीज़ों का स्टडी किया जाता है। जो मेंसुरेशन फर्स्ट है यहाँ पे 2D फिगर, ये ध्यान रखेंगे 2D फिगर। तो यहाँ पे 2D फिगर जो जो 2 डायमेंशनल चित्र हैं जितने या आकृतियाँ हैं, ऐसी आकृति जिसमें दो दिशाओं का वर्णन है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, 2 दिशाएं, तो उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। अब 2D के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। इसमें आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर रहता है कि 2D आकृतियाँ क्या हैं। 2 डायमेंशनल, 2 विमीय, हिंदी इसकी होती है 2 विमीय आकृति। तो हिंदी में इसको 2 विमीय आकृति के नाम से भी जाना जाता है। तो 2D में आपकी आते हैं, इसमें नंबर 1 पे आपका वृत्त लगा लीजिए, वृत्त जिसको आप सर्किल कहते हैं। तो एक तो सर्किल इसमें पढ़ा जाता है, सर्किल का अध्ययन इसमें रहता है। उसके बाद में त्रिभुज मतलब ट्रायंगल का स्टडी इसी में किया जाता है। उसके बाद में आपका वर्ग मतलब स्क्वायर की भी स्टडी इसी में रहती है। चौथे नंबर पे आपका आयत जिसको आप रेक्टेंगल कहते हैं, तो रेक्टेंगल आपका इसी में आ जाएगा। 5वें नंबर पे आपका समलंब मतलब ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम इसी में आ जाएगा। 6वें नंबर पे समांतर चतुर्भुज को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, पैरालेलोग्राम। तो ये इसमें आ जाता है। 7वें नंबर पे समचतुर्भुज समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं। रोम्बस
ये भी इसी में आ जाता है। तो इतनी ये मुख्य आकृतियां हैं। एक आपका वृत्त हो गया, सर्किल 2D आकृति है। उसके बाद त्रिभुज, हालांकि त्रिभुज में कई प्रकार आ जाएंगे, सारे के सारे 2D आकृतियां हैं, 2 डायमेंशनल हैं। स्क्वायर जो वर्ग होता है ये भी आपका 2 डायमेंशनल है। वृत्त में अभी हम लोग इस तरीके से आकृति बनाएंगे। त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति बनाएंगे। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर रखेंगे, चारों कोण भी बराबर रखेंगे ऐसे। आयत जिसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी। इस तरीके से समलंब 2 समांतर भुजाएं, उसके बाद में उनको ऐसे मिला दो उसके बाद समांतर, यही आयत को दबा दीजिए तो समांतर चतुर्भुज, और वर्ग को जमा दीजिए तो समलंब चतुर्भुज बन जाता है। तो इनको भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो बना लीजिए एक रफली फिगर चाहें तो। ये आपका समलंब आ जाएगा। समांतर में आयत के कोई भी 2 कॉर्नर ऐसे इसको दबा दो या इसको दबा दो तो समांतर बन जाता है इस तरीके से। तो ये आपका पैरेललोग्राम हो जाता है। उसके बाद में जो वर्ग है इसको आप ऐसे दबा दो या इधर से दबा दीजिए तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है इस टाइप से। तो इन आकृतियों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। ये सारी की सारी आकृतियां 2D है, 2 डायमेंशनल है, 2 विमीय आकृतियां हैं। तो इसमें ये मुख्य है आपकी 7, जिसमें एक सर्किल हो गया, त्रिभुज हो गए, स्क्वायर वर्ग हो गया, आयत रेक्टेंगल हो गया, समलंब ट्रेपेजियम हो गया, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम हो गया, सम चतुर्भुज रोम्बस हो गया। तो एक तो मेंसुरेशन का ये पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें केवल हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं और उनकी परिधि वगैरह का कैलकुलेशन करते हैं। मेंसुरेशन सेकंड जो होता है, तो मेंसुरेशन सेकंड में यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकल रहा था उसकी जगह पे यहाँ पे आयतन निकालेंगे। आयतन मतलब वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड किए जाते हैं। और उसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो किसी भी आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे काउंट करते हैं। तो ये 2 चीज़ों का यहाँ पे स्टडी किया जाता है मेंसुरेशन सेकंड में। और मेन चीज़ मेंसुरेशन सेकंड में 3D फिगर को लिया जाता है, जो 3 डायमेंशनल है, 3D आकृति। तो इसमें सारी 3D आकृतियाँ आएंगी। आकृति का मतलब फिगर, ऐसे फिगर जिसमें 3 विमाएँ होती हैं। कौन कौन सी 3 विमाएँ होंगी यदि आप उनको जानना चाहेंगे तो इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी मिलेगी। तो ऐसी आकृतियाँ जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक डायमेंशन इसकी, एक डायमेंशन इसकी और एक डायमेंशन इसकी, तो 1 2 3 3 डायमेंशन बन जाता है। 2D वाले में क्या होता है, इसमें क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल में इसमें केवल लंबाई रहेगी और चौड़ाई रहेगी, यहाँ पे ऊंचाई नहीं रहती है। तो जब ऊंचाई नहीं रहती है तो एक डायमेंशन इसकी लंबाई की, एक चौड़ाई की, तो ये 2D आकृति रहती है, इसीलिए इसको 2D लिखा जाता है। अब आपको इसमें मेन चीज़ ये भी समझना है कि 3D आकृतियाँ कौन सी होती हैं। 3D आकृतियों के लिए यहाँ पे आपको नंबर 1 पे नोट कर लीजिए, यहाँ से घन, जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं, क्यूब। नंबर 2 पे इसमें आ जाएगा घनाव, घनाभ, क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड। उसके बाद में शंख, बेलन, बेलन जिसको आप सिलेंडर कहते हैं, तो सिलेंडर इसी में आ जाएगा, बेलन। चौथा आपका शंकु, शंख को कोन कहा जाता है, कोन इसी में आ जाएगी। 5वें नंबर पे आपका गोला, गोला यानी कि स्फेयर, स्फेयर इसी में आ जाएगा। छठी आपकी अर्धगोला, ये भी इसी का पार्ट है, अर्धगोला। सेमी स्फेयर, तो सेमी स्फेयर, सेमी स्फेयर इसी में आ जाएगा। उसके बाद में खोखला बेलन, खोखला बेलन, खोखले बेलन को हॉलो सिलेंडर कहते हैं, हॉलो सिलेंडर,
हॉलो सिलेंडर इसमें आ जाएगा। और 8वें नंबर पे आपका गोली कोष। तो गोलीय कोष यानी कि स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। तो इस टाइप से ये सारी की सारी आकृतियां, एक क्वेश्चन आपसे यहीं से बन जाता है कि कोई 3D आकृतियों के नाम बताओ। तो 3D आकृतियों के नाम में घन, इंग्लिश में इसको क्यूब कहते हैं, घनाभ इंग्लिश में इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, बेलन जिसको आप सिलेंडर कहते हैं, शंकु जो कोन कहते हैं, गोला स्फेयर हो गया, अर्धगोला सेमी स्फेयर हो गया, खोखला बेलन हॉलो सिलेंड्रिकल हो गया, और गोली कोष स्फेरिकल सेल हो गया। तो ये सारी की सारी आपकी 3D आकृतियां हैं। 3D आकृतियों में क्या फाइंड किया जाता है, आपसे बैलून की अपेक्षा रखी जाती है कि वहाँ पे उनका आयतन निकाला जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया उनके आपसे निकलवाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये मेंसुरेशन का बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट है, यही असली बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आपको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। घन एक ऐसा कमरा होता है जैसे डाइस, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, वो घन कहलाता है। और उसके बाद में जैसे कोई वर्ग है, अब वर्ग के ऊपर ही कोई रूम बना ले उतनी ऊंचाई का तो वो घन बन जाता है। ऐसे घनाभ आयत के ऊपर कोई रूम बना ले तो फिर वो घनाभ बन जाता है। बेलन ये सिलेंड्रिकल होता है, इस टाइप से में आकृति रहती है, ये इसकी हाइट हो जाती है। बेलन कोण ये जोकर की चोटी टोपी टाइप में रहती है, ये इसकी हाइट हो जाती है। इसमें दो ऊंचाई रहती है, तिरछी ऊंचाई, एक सीधी ऊंचाई। गोला, गोला आपका तरबूज समझ लीजिए गोल हो गया। अर्धगोला कटा हुआ तरबूज। खोखला बेलन इसी का अंदर हॉलो पार्ट्स। और गोली कोष खाली एक आपका जैसे कि फुटबॉल, गोली कोष में आपका फुटबॉल आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो व्रत है, व्रत में ही एक संकेंद्रीय व्रत भी रहता है, संकेंद्रीय व्रत। संकेंद्रीय व्रत को रिंग कहा जाता है, अंगूठी, जिसको आप इंग्लिश में रिंग कहते हैं। तो ये रिंग अंगूठी होती है। 8वें नंबर पे इसको रख लीजिए। जैसे एक ही सेंटर पे ये बनाया, उसके बाद इसको ये बनाया, तो ये जो पार्ट है बीच का ये आपसे निकलवाता है, तो ये रिंग का पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें टोटल 8 संख्या देखिए बराबर हो गई, 8 यहाँ हैं, 8 ही इधर हैं। तो 3D आकृतियाँ भी 8 हैं और 2D आकृतियाँ भी 8 हैं। अब इसमें आज हम आपको सबसे पहले इस वृत्त के विषय में यानी सर्किल को, सबसे पहले सर्किल और सर्किल के साथ में संकेंद्रीय सर्किल रिंग को भी ले लेंगे। तो इन्हीं को आज हम आपको पढ़ाते हैं। इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेंसुरेशन में अब सबसे पहले आपको हम पार्ट फर्स्ट यानी सबसे पहले 2D आकृति मेंसुरेशन फर्स्ट का सर्किल, जिसको हम वृत्त कहते हैं, एक 2D आकृति है, इसको सबसे पहले समझाते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए वृत्त क्या है। तो वृत्त की परिभाषा, एक इसकी डेफिनीशन, जो प्रॉपर डेफिनीशन आपसे कई बार पूछ ली जाती है कि वृत्त क्या है, तो उस केस में आप लिखेंगे कि वृत्त एक ऐसे बिंदु, बिंदु समझते हैं, बिंदु कोई पॉइंट, तो वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, बिंदु पथ मतलब पॉइंट, पथ माने होता है रास्ता, बिंदु पथ है जो इस तरह, जो इस तरह घूमता है, घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु मतलब जो ऐसा पॉइंट जो एक जगह पे कांस्टेंट है, स्थिर बिंदु से सदैव, सदैव बराबर, बराबर कहें या नियत, नियत का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है।
रहती है, व्रत कहलाता है, व्रत कहलाता है। तो ये इसकी एक बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो यहाँ पे व्रत एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव बराबर रहती है कहें या नियत रहती है, इंग्लिश में कांस्टेंट व्रत कहलाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे इसको बहुत कायदे से समझना है। तो ये कोई एक स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु को हमने ओ ले लिया। अब यहाँ से एक नियत दूरी ले लो, नियत दूरी जैसे इसने कहा है, तो एक नियत दूरी ले ली है। अब इसको मिलाइए, व्रत एक ऐसे बिंदु, जो ये बिंदु है कोई मान लेते बिंदु ए है। अब ये बिंदु ए इस तरीके से चलेगा, इस पे बिंदु का बिंदु पथ है जो इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी स्थिर बिंदु। तो जो ये स्थिर बिंदु है यहाँ पे लिखिए, व्रत के स्थिर बिंदु। तो व्रत के जो स्थिर बिंदु है को, व्रत के स्थिर बिंदु को हम लोग व्रत का केंद्र कहते हैं। तो व्रत का केंद्र, तो जो स्थिर बिंदु होता है वो व्रत का केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये आपका ओ हो जाएगा। तो ये तो जो व्रत का स्थिर बिंदु है उसे व्रत का केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल। इंग्लिश में इसको सेंटर ऑफ द सर्किल बोलते हैं, चाहो तो लिख लीजिए, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये सेंटर ऑफ द सर्किल कहलाता है। दूसरा, से सदैव और स्थिर बिंदु से जो दूरी है वो सदैव नियत रहती है। तो ये दूरी सदैव नियत रहती है जिसे व्रत की त्रिज्या कहते हैं। तो स्थिर दूरी, स्थिर बिंदु से बिंदु पथ तक की दूरी, कैसी दूरी है, बराबर दूरी या नियत दूरी। तो नियत दूरी को व्रत की त्रिज्या मतलब रेडियस, इसे आर कहते हैं। ये व्रत की त्रिज्या आर हो जाती है। और उसके बाद में जिस पे ये व्रत जो बिंदु है मूव करता है, ये पूरा चलता है, इन्हें की बिंदु का बिंदु पथ। तो बिंदु के बिंदु पथ मतलब पॉइंट का रास्ता जो है, पाथ है, पॉइंट पाथ। तो पॉइंट पाथ को व्रत की परिधि का मतलब होता है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस सी कहा जाता है, बस की परिधि कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें सारी डेफिनेशन आपकी आ जाती है। फिर से देख लीजिए। तो व्रत की परिभाषा, व्रत एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी स्थिर बिंदु ओ है। स्थिर बिंदु हमारा ओ है। ओ से सदैव नियत रहती है, नियत या बराबर रहती है। तो ये त्रिज्या है, हर जगह ये बराबर रहती है, उसको त्रिज्या कहते हैं। और जिस पथ पे ये व्रत घूमता है, ये पूरी परिधि होती है, ये व्रत की परिधि है, सरकमफेरेंस। और ये त्रिज्या होती है जो इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ये त्रिज्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ये इसकी रेडियस है, ये इसकी परिधि है, ये व्रत का केंद्र है, सेंटर है। तो इस तरीके से ये व्रत की डेफिनेशन आ गई। अब व्रत से संबंधित फार्मूले जो आपसे पूछे जाते हैं, चलिए उनको बताते हैं। अब इसमें व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले, तो अब इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र कहिए या फार्मूले।
फार्मूलेज। तो व्रत से संबंधित जो महत्वपूर्ण फार्मूलेज हैं, अब उनको आप देखिए। ये हमारा एक व्रत हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए। तो यहाँ पे एक सर्किल ड्रा करते हैं, ये चलिए। तो ये एक सर्किल ड्रा हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये सेंटर ऑफ द सर्किल को ओ ले लीजिए, यहाँ से ये रेडियस इसकी ये आर हो गई, यहाँ पे ए हमने रखा था तो ए ले लीजिए। अब इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, जो फार्मूला नंबर 1 है वो आएगा व्रत की त्रिज्या। तो इसकी व्रत की त्रिज्या यानी कि जो रेडियस है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से भी लिख देते हैं कभी कभी। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों से लिखी जाती है। तो ये सेंटर से परिधि के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ओ ए, तो ओ ए हमारी त्रिज्या है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये व्रत की त्रिज्या है, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी। अब उसके बाद में दूसरा नंबर, यदि व्रत में हमें त्रिज्या मालूम हो जाए तो उसका हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो व्रत का व्यास, व्यास मतलब उसका डायमीटर। तो व्रत का व्यास, डायमीटर को हम लोग डी से लिखते हैं। देखिए, कोई एक ऐसी लाइन जो इसके केंद्र से होके सीधे परिधि के इधर छोर पे मिले आके, ये जो लाइन है ए बी, ये व्रत का व्यास कहलाती है ए बी। और निश्चित रूप से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या और एक त्रिज्या इधर बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये दूरी तो बराबर ही होती है। तो ये दूरियां बराबर होती हैं। तो एक आ रही है, एक आ रही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2r के। तो ये 2r यानी कि जो डायमीटर होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये ध्यान रखिएगा। व्रत का व्यास, यहाँ पे नोट कर लो, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। व्रत का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना यानी ट्वाइस होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यास डायमीटर d बराबर 2 इंटू त्रिज्या या रेडियस। तो इस तरीके से ये आप निकाल सकते हैं। और या फिर त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, या इसको हम कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं। तो उस केस में r बराबर, त्रिज्या निकालेंगे 2 बटे में आ जाएगा, तो ये पूरा लिख लीजिए चाहो तो व्यास अपान 2। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। कहने का मतलब, हमको यदि डायमीटर ज्ञात है तो उससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, और यदि त्रिज्या ज्ञात है तो उससे व्यास निकाल सकते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि जो फार्मूला नंबर 3 है वो है व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्किल। तो क्षेत्रफल को हम लोग एरिया बोलते हैं, एरिया ऑफ द सर्किल। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बहुत बार यूज होता है। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई का मान सबको मालूम है। तो पाई को 22/7 भी रखते हैं, या फिर इसको 3.141 इस तरीके से ले लेते हैं। उसके बाद दूसरा फार्मूला आपको जरूरत, चौथा फार्मूला जो जरूरत पड़ेगा वो रहेगा इसमें व्रत का परिधि। तो व्रत का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये जो, समझते भी जाइए, व्रत का क्षेत्रफल का मतलब होता है ये पूरा एरिया कितना है, ये भाग इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये टोटल पार्ट, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। जो हमने पूरा शेडेड कर दिया है, यही व्रत का क्षेत्रफल होता है। और उसके बाद में ये तो व्यास मैंने बता ही दिया था। अब ये जो बाउंड्री है इसकी,
जो बाउंड्री होती है ये परिधि कहलाती है सरकमफेरेंस, यही इसकी परिधि बन जाती है। अगला यही है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, तो ये C बराबर होता है 2 पाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। मैंने कहा इसको स्मॉल से भी लिखते हैं और कैपिटल से भी लिख सकते हैं त्रिज्या को। तो 2 पाई r यही वृत्त की पूरी सर्किल होती है। तो परिधि का जो सूत्र निकलता है वो 2 पाई r निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल का जो आता है वो पाई r स्क्वायर आता है, और जो ये डायमीटर है ये 2r आता है। तो सारे फार्मूले सर्किल में रेडियस से रिलेटेड होते हैं, इसलिए रेडियस जब तक हमें नहीं मालूम है सर्किल में हम कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और रेडियस मालूम होते ही वृत्त में हम कुछ भी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी निकाला जा सकता है। उसके बाद में अर्धवृत्त का व्यास 5वें नंबर पे कर लीजिए। अर्धवृत्त का व्यास यदि आधा कर दिया जाए तब क्या होगा? अर्धवृत्त का व्यास, तो इसको सेमी डायमीटर बोलते हैं। देखिए, तो ये वृत्त को यदि हम आधा कर दें, ये इस टाइप से, फिगर सही बना लीजिए थोड़ा सा, हाँ ये इस टाइप से कटोरा, ये तो ये यदि आधा कर देंगे, ये इसका सेंटर है, तो निश्चित रूप से एक रेडियस ये और ये दूरी हमारा डायमीटर है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त का व्यास कहलाता है। तो इसका यदि हम सरकमफेरेंस निकालेंगे, अर्धवृत्त का व्यास, तो ये आधा तो यही मिल गया, तो ये पाई, ये पूरा होता है 2 पाई r, तो आधा कर देंगे तो पाई r बचेगा, प्लस ये वाली बाउंड्री भी उसमें जोड़नी पड़ती है जो आपके 2r के बराबर होती है। तो चाहे इसको 2r लिख दीजिए या डायमीटर लिख लीजिए, दोनों बातें वही हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसी को हम चाहें तो पाई r प्लस d डायमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम अर्धवृत्त के लिए भी निकाल लिया। अब चलते हैं इसके आगे, आपको नेक्स्ट फार्मूले उनको बताते हैं। अब इसमें 5 फार्मूले हो गए थे। फार्मूला नंबर 6 देखिए, 6 इसमें वृत्त हो गया हमारा, उसके बाद में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें वृत्त, एक ये वृत्त लिया हमने, इस वृत्त में कोई त्रिज्यखंड है, ये इस टाइप से, यहाँ पे ये कोण थीटा बना रहा है और ये इसकी ए बी आर्क है। तो ये पूरी, अब इसमें इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूरा रीजन, ये पूरा एरिया, तो इसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, वो फार्मूला आप देखिए क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। पूरा ये कोण जब कोई चीज़ घूमती है तो 360 डिग्री घूमती है। अब उसमें से ये थीटा आपको लेना है, तो जितना लेना है वो यहाँ रख दीजिए। उसके बाद चूंकि क्षेत्रफल चाहिए है, तो क्षेत्रफल के सूत्र से इसको गुणा करा दीजिए, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। बस इतना काम आपको करना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ऑटोमेटिक निकल आएगा। उसके बाद दूसरा 7वें नंबर का सूत्र, इसमें थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड को आपको रेडियस सेगमेंट के भी कहते हैं इंग्लिश में। त्रिज्यखंड में अब ये जो लंबाई है, इसको हम लोग परिधि या चाप जिसका नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक शब्द और ले लीजिए, ए या पी रख देते हैं। तो ए पी बी की लंबाई, ए पी बी की यहाँ से लिख देते हैं लंबाई बराबर। तो जब लंबाई निकालोगे, चूंकि लंबाई एक परिधि का हिस्सा होती है,
तो उसको अब कोण ये थीटा ही बना रही है, थीटा ही कोण के लिए है, ये देखिए थीटा कोण मेंशन किया गया है। तो आप फिर वही चीज़ करेंगे, टोटल कोण 360 बनता है, उसमें से जितना कोण आपको ये दे दिया जाए वो यहाँ रख लीजिएगा। अब चाप की लंबाई परिधि से संबंधित है तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, यहाँ से आप गुणा करा देंगे तो उस समय चाप की लंबाई आपकी निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हैं। अब इसमें आठवां और एक लास्ट फार्मूला और बचा हुआ है। तो जो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं उनको बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त, कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेटेड सर्किल। तो जो कंसंट्रेटेड सर्किल होते हैं का क्षेत्रफल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको शॉर्टकट भाषा में रिंग कहा जाता है, रिंग। और रिंग को हम लोग गांव में अंगूठी बोलते हैं, अंगूठी। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका फिगर देख लीजिए, फिर उसके बाद में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक ये वृत्त बनाया, संकेंद्रीय वृत्त मतलब जिनका केंद्र तो एक ही रहे, तो इसी केंद्र पे एक दूसरा वृत्त बना दीजिए। अब इसमें जो ये वाला भाग आया है इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है, ये संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये वाला पार्ट इसका जो है वो संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल होगा, सेंटर इसका ये ओ रहेगा। अब देखिए इसमें दो त्रिज्याएं आपको मिलेंगी, एक अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या छोटी आर ले लीजिए, स्मॉल आर, ओ से लगाकर ए तक, और एक बड़े वृत्त की त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक, इसको आप ओ बी ले लीजिए। तो ओ बी को आप यहाँ पे एक त्रिज्या को स्मॉल आर से और बड़ी त्रिज्या को कैपिटल आर से ऐसे डिनोट कर लीजिए। तो इसमें आप बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या हटा देंगे तो संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो बड़े वाले का आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले त्रिज्याओं का इस तरीके से कर दीजिए, तो ये संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक इसी से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे फार्मूले आपको हमने इसमें बता दिए। अब इसमें एक एग्जाम्पल देकर के इसको हम आपको चेक करवा देते हैं यहीं पे छोटे कर में। अब देखिए, मान लीजिए कोण आपको जो है, एक जो थीटा कोण है, यदि ये 30 डिग्री दे दिया जाए, 30 डिग्री दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल निकालो ये वाला, तो उस केस में आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखा ही हुआ है, नीचे लिखेंगे 360 डिग्री, ऊपर थीटा कोण 30 लिया गया, 30 लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर त्रिज्या आपको इसकी दी जाएगी। तो मान लेते हैं ये 2 मीटर ऐसे कुछ दे दी है, तो पाई आर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, 0 से 0 काटा, 3 से और काट दीजिए, 3 एकम 3 दूनी, तो ये आपका नीचे 12 आ गया और ऊपर पाई बचा हुआ है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 होता है, तो इसलिए पाई अपॉन 3 ये आपका पाई की वैल्यू लगा देंगे और इस तरीके से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए, आज हमने इसमें सारे फार्मूलेज आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लेके आएंगे तो इससे वृत्त से संबंधित सर्किल से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे अध्ययन करेंगे, उसको बताएंगे कि कैसे लगेगा फार्मूले। आप उसके पहले इसको मेंटेन कर लीजिएगा। चलते, थैंक यू, बाय बाय।